Shalom, Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, Registered Nurse Officer and Principal, Medtech College of Nursing and Allied Health Science, Tirupur. Today we will discuss about some very important topic, and it's about the assessment of cardiovascular system. This is semester 4, and we are studying the health assessment 2. This is the unit number 3. ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जिस तरह हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी, इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, अगर दूसरी प्रॉब्लम के साथ हो तो इतने डेंजरस नहीं है एज कम्पेयर टू कार्डियोवास्कुलर. क्योंकि अगर कोई पेशेंट MI के साथ है, सो देन ही और शी रिक्वायर अ वेरी कॉन्शियस केयर, उसको चाहिए, इमीडिएट केयर उसको चाहिए. सो वी आर सपोज टू नो अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की किस तरह हम उसको असेस कर सकते हैं. सो फर्स्ट वी विल सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट्स के हार्ट्स की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है. ठीक है, लोकेशन ऑफ द हार्ट्स, इसके लेयर्स कितने हैं, चैम्बर कितने हैं, वॉल्स कितने हैं, ब्लड सर्कुलेशन और जो हार्ट की जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कंडक्शन सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. वी विल कम्प्लीटली डिस्कस अबाउट द हेल्थ असेसमेंट, किस तरह हम उसको असेस करते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो एट्रियल पल्स, हम कहाँ पे हम पल्स को मतलब हम असेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं. GVP को हम देखेंगे, जुगुलर वेनस प्रेशर और डॉक्यूमेंटेशन. क्योंकि हमने पहले लेक्चर में भी ये कहा था कि जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे सो इट्स मीन योर असेसमेंट इज यूजलेस. सही है, क्योंकि असेसमेंट का मतलब ये है कि आपने कुछ नॉर्मल या एबनॉर्मल अगर कोई फाइंडिंग है तो आप उसको डॉक्यूमेंट करो, ताकि नेक्स्ट जो केयर गिवर आएंगे और वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन को देखेंगे तो उससे उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट जो है उसकी कंडीशन क्या है. ठीक है, क्लियर. सो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे ज़्यादा टाइम हम इसीलिए नहीं लेंगे कि आई थिंक रिसेंटली यू हैव स्टडी अबाउट द कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है उसके बारे में. सो एनाटॉमी अगर हम लोकेशन की बात करें, सो द हार्ट इज अ कोन शेप मस्कुलर ऑर्गन है. कहाँ पे लोकेटेड है? मेडिस्टियनम, मिडल ऑफ द thoracic, behind the sternum and between the lungs and the front of spinal cord. ठीक है, ये तो हर किसी को पता है कि 2 लंग्स. क्योंकि अभी जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक चीज कही थी कि जो लेफ्ट लंग्स है उसके कितने लोब थे? 2. और वहां पे एक चीज था उसको कार्डिक नोच कहते थे. तो दोनों लंग्स के बीच वहां पे आपने क्या डिस्कस किया था? हार्ट को. ठीक है, और स्टर्नम की बिहाइंड है एंड द फ्रंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टेब्रा जो है, और थोरासिक क्यूटी में है. सही है. कितनी लेयर्स है इसकी जो मेन लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम. फिर पेरिकार्डियम की कितनी लेयर है? 3. एपी का मतलब है आउटर, एपिकार्डियम. फिर मायो, जो मायोकार्डियम होता है ना, उसमें मोस्टली अगर हम मसल की बात करें या नर्व्स की बात करें या ब्लड वेसल की बात करें तो मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? मायोकार्डियम. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? एमआई आपने सुना होगा ना. तो एमआई में इंफ्लेमेशन ऑफ द इंफार्क्शन ऑफ द मायोकार्डियम होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम उसको एमआई कहते हैं. तो मायोकार्डियम इज अ मिडल लेयर. इसके बाद क्या है? एंडोकार्डियम. एंडोकार्डियम इज अ इनर, सबसे इनर वाली जो लेयर है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं. ठीक है. चेंबर कितने हैं हार्ट में? 4. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रुकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रुकल. कितने वॉल्स हैं? 4. ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, पल्मोनिक वॉल, एओर्टिक वॉल. सर्कुलेशन पता है किससे सर्कुलेशन होते हैं? या मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा बहुत. देख, जो बॉडी है ना, एक होता है हमारी जो एडल्ट सर्कुलेशन होते हैं, एक होता है फीटल सर्कुलेशन. ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है. ठीक है. सबसे पहले आपकी बॉडी से, बॉडी फॉर एग्जांपल बॉडी आपकी बोर्ड पे गिरा दी. ठीक है, बॉडी ये लोअर पार्ट है. ठीक है, ये अपर पार्ट है. ड्रिंक इट इज बेकार है हमारे. फ्रॉम द लोअर बॉडी से ब्लड जाते हैं कौन से वेन में? इंफीरियर. और अपर जो हेड है फॉर एग्जांपल
ठीक है, जो हेड है उससे ब्लड आते हैं कौन सी वेन केवा में, सुपीरियल में। और ये दोनों कहाँ पे ओपन होते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, हाँ अगर यहाँ पे आपके पास फर्ज करे हार्ट है, ठीक है, ये सेप्टम है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, यहाँ पे फिर आपके पास एओर्टिक वॉल होता है, ठीक है, और यहाँ से भी लेफ्ट साइड से एओर्टिक वॉल होता है, यहाँ पे पल्मोनिक वॉल होते हैं, ठीक है। तो ये वेन केवा कहाँ पे आ जाता है, राइट एट्रियम में। ये कौन से ब्लड को लेकर आते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब राइट एट्रियम में आते हैं तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ पे चले जाते हैं, राइट साइड पे हम बात कर रहे हैं तो राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पल्मोनिक वॉल के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाते हैं, लंग्स में। लंग्स में गैस एक्सचेंजेस होते हैं, लेकिन जो चीज उसको लेकर जाते हैं उसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी और अम्बिलिकल आर्टरी, ये दो जो प्लेसेंटा में होते हैं, ये दो ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। लंग्स में जब ऑक्सीजनेशन हो जाते हैं तो वापस कहाँ पे आते हैं, कौन से वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी वेन। और ये वाइट वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। जब लेफ्ट उसमें आते हैं एट्रियम में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड कहाँ पे आ जाते हैं, वेंट्रिकल में। किस चीज के थ्रू, बाइकस्फीड वॉल के थ्रू। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड एओर्टिक वॉल के थ्रू कहाँ भी जाते हैं, बॉडी को। लेकिन ये एडल्ट की बात हो रही है। जो फीटल सर्कुलेशन है उसमें दो चीजें बाईपास होते हैं। एक उसमें बाईपास होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक उसमें बाईपास होते हैं पोर्टल सर्कुलेशन यानी लीवर, ठीक है। तो क्यों सर्कुलेट, उसमें क्या होता है कि जो आपके सेप्टम है यहाँ पे डायरेक्टली वहां पे एक होल होते हैं सुराख, और राइट से ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे जाता है, लेफ्ट में, लेफ्ट साइड पे। क्योंकि जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स कोलैप्स होते हैं, ठीक है। जब कोलैप्स होते हैं तो अगर आप पल्मोनरी वॉल के जरिए फॉर एग्जांपल अगर ब्लड चले भी जाए तो क्या लंग्स उसको रिसीव कर पाएंगे, नहीं कर पा सकते। सो दैट्स वाई वो डायरेक्टली सर्कुलेशन होते हैं, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन को बाईपास करते हैं। इसी तरह पोर्टल वेन के थ्रू जब जाते हैं लीवर तो उसको भी उसको क्या कहते हैं, डक्टस वेनियोसिस। और यहाँ पे जो होते हैं पल्मोनरी ट्रंक तो निकलते हैं ना, कुछ ब्लड क्योंकि सारी ब्लड तो वहां पे नहीं जाते ना राइट से लेफ्ट। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाते कुछ ब्लड तो चले जाते हैं राइट से लेफ्ट, लेकिन कुछ ब्लड ऐसे हैं सेल जो आ जाते हैं वेंट्रिकल में। जब वेंट्रिकल में आ जाते हैं तो वो तो पल्मोनरी ट्रंक के जरिए चले जाते हैं ना वो, लेकिन वहां पे लंग उसको रिसीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक और होल होते हैं, मतलब पल्मोनरी ट्रंक है और जो एआर्टा है इसके बीच में, उसको क्या कहते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो जो ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में जाते हैं फिर डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू वापस वो एआर्टा में आ जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, उसमें मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं होते। लेकिन एक बार जब फर्स्ट टाइम कैरी करते हैं बेबी, क्राई करते हैं, क्राइज, ठीक है, रोते हैं फर्स्ट टाइम, तो ये जो सेप्टम में सुराख है होल, ये भी क्लोज हो जाते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस भी क्लोज हो जाते हैं। अगर ये क्लोज नहीं होते तो फिर हम कहते हैं जैसे कंजेनाइटल पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस जो है ओपन रह जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना, जिस तरह आपने कहा कि पुश्तों में कहते हैं या उर्दू में कि हार्ट में सुराख है, ठीक है। फिर उसमें दो टाइप है, एक है मतलब साइनोटिक डिसऑर्डर, एक है एसाइनोटिक डिसऑर्डर, तो उसको हम किसी और जगह पे डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये सर्कुलेशन हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से वाल हैं जिसको हमने डिस्कस की, ट्राइकस्पिड वाल, बाइकस्पिड वाल, इन दोनों को मिलाकर क्या नाम, एक और नेम भी है माइट्रो, तो उसको मेटल तो उसको कहते हैं बाइकस्पिड वाल को, ट्राइकस्पिड और बाइकस दोनों को। देख ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल है, तो एट्रो वेंट्रिकुलर वाल दोनों को मिला के एट्रो वेंट्रिकुलर वाल, इन दोनों को कहते हैं, ट्राइकस्पिड को और बाइकस। जो आप मेटल वाल की बात कर रहे हैं उसको बाइकस्पिड वाल भी कहते हैं। एक है पल्मोनिक वाल और एक है एओर्टिक वाल, इन दोनों को मिलाकर भी एक नाम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे अभी, ठीक है। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है, देख क्या है,
परमोनरी सर्कुलेशन है कि हमारे पास जितनी भी ये आपके पास इंपीरियल वेना केवा है जो लोअर बॉडी से ब्लड लेकर आते हैं, ये सुपीरियर वेना केवा है जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेकर आते हैं। दोनों आ जाते हैं एट्रियम में, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो ट्राइकस्पिडिक वाल के थ्रू ये चले जाते हैं वेंट्रिकल पे, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये परमोनरी वाल है, परमोनरी वाल के थ्रू ये चले जाते हैं लंग्स में, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों लंग्स में चले जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो जाते हैं, ऑक्सीजनेशन के थ्रू फिर ये वापस देख ये एक लंग्स को जाते हैं और ये दूसरे लंग्स को, ठीक है, हाँ सही है। इसी तरह ये वापस आ जाते हैं हमारे पास परमोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जब ये हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो बाइकस्पिड वाल के थ्रू कहाँ पे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये आपके पास एओर्टा है, ये एओर्टा है और ये जो इससे फिर ब्रांचेस निकलते हैं जो करोनरी आर्टरी और इसमें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है और इसके थ्रू फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये एक तरीका है, एक प्रोसेस है कि मतलब परमोनरी सर्कुलेशन एज मस्ट, अगर नहीं है ठीक है। ये परमोनरी से देख कभी कभार हमारे पास पेशेंट आएंगे राइट साइड जो हार्ट फेलर है उसके साथ और कभी लेफ्ट के साथ। अगर राइट साइड हार्ट फेलर है तो हम किस तरह उसको डायग्नोस कर सकते हैं? जी राइट साइड लंग पे इफेक्ट करेगा, जो हाँ बिल्कुल एडिमा बनेगा। और राइट साइड अगर फेलर है तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी से जो ब्लड है वो इसी तरह रिसीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो जीवीपी हम चेक करते हैं ना, हमने ऑब्जेक्टिव में बात की ना कि जुगुलर वेन एस्पिरेशन हम चेक करते हैं तो वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि उसको प्रेशर होगा ना, वो नीचे की तरफ कोशिश करेंगे लेकिन हार्ट जो है उसको रिसीव नहीं कर पाएंगे तो जुगुलर जो वेन एस्पिरेशन वो इंक्रीज होंगे। लेफ्ट साइड हार्ट फेलर में क्या होंगे, जिसको कंजेस्टेड हार्ट फेलर कहते हैं, उसमें क्या होंगे, पल्मोनरी एडिमा होगा उसमें, क्योंकि लंग्स तक तो ब्लड जाते हैं लेकिन लंग्स से वो रिसीव नहीं कर पा रहे। जब लंग्स में फ्लूइड है मतलब रिसीव नहीं कर रहे तो वहां पे लीकेज होते हैं तो वहां पे एडिमा बन जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड को हम इस तरह डायग्नोस कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंडक्शन सिस्टम। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, देख बिजली के बगैर तो कोई भी चीज नहीं चलते ना। ये मल्टीमीडिया जो आप देख रहे हैं ये भी बिजली के थ्रू, ये जो पंखे है वो भी बिजली के थ्रू। तो ये जो कार्डिक सिस्टम है ना उसको भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चाहिए, ठीक है, तो वो उसका अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मतलब बाहर से हम उसको नहीं देते, अपना इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। जो इम्पल्सेस इनिशिएट होते हैं विद इन द हार्ट आर ट्रांसफर्ड अलोंग द नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल, क्योंकि फिर एस ए नोड से कहाँ पे जनरेट होते हैं, एस ए नोड कहाँ पे लेकर जाते हैं, एवी नोड, और एवी नोड फिर कहाँ पे जाते हैं, बंडल ऑफ, हाँ जी, और फिर एंड में परकेंजियस फाइबर में एंड में जाते हैं, ठीक है। फिर सारे हार्ट में ये जो इम्पल्सेस है ये मतलब फैल जाते हैं, ठीक है। एस ए को एमसीक्यूज में ज्यादातर आते हैं, उसको दूसरा नाम क्या कहते हैं जी, नेचुरल पेसमेकर, नेचुरल पेसमेकर एस ए नोड को कहते हैं, क्योंकि ये जनरेट करते हैं। जब हार्ट ब्लॉक के साथ कोई पेशेंट आते हैं फिर हम उसको पेसमेकर लगा देते हैं, वो होता है आर्टिफिशियल पेसमेकर, ठीक है, क्लियर। ये देख एसए नोड है, सबसे पहले ये जनरेट करते हैं, एवी नोड पे चले जाते हैं, फिर क्या है जो राइट बंडल ऑफ ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ऑफ ब्रांच है, और एंड में फिर कहाँ पे जाते हैं, देखिए ये तो परकेंजियस ऑफ हेस है, ठीक है। फिर ये डिवाइड होते हैं फर्दर ब्रांचेस में और उसको क्या कहते हैं, परकेंजियस फाइबर्स, ठीक है। तो ये कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट है। अच्छा, इस पे एक मेरी तो अपनी राय है कि एक दिन हम ECG पे क्लास रख लेते हैं, क्योंकि ECG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जो बेसिक एबनॉर्मेलिटी से एटलीस्ट वो तो आपको पता हो कि मतलब ECG में कौन सी चेंजेस आते हैं। कम से कम आप हार्ट रेट को तो आप मतलब कैलकुलेट कर सको, ठीक है। जो मेन एबनॉर्मेलिटी से कम से कम वो तो कम से कम इतना तो पता हो कि जैसे नॉर्मल ECG या एबनॉर्मल ECG, ठीक है। देखिए ये जो हमारे पास है PQRST, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा नहीं है। मतलब जब P जब बनते हैं ना, P रिदम, तो किस टाइम बनते हैं, मतलब रीपोलराइजेशन होते हैं या डीपोलराइजेशन होते हैं, ठीक है।
नहीं होती रिपोलराइजेशन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो रिदम बनते हैं ना, ये क्यों बनते हैं, इसके बिहाइंड एक मैकेनिज्म है। अगर टी वेव लॉन्ग से ये शॉर्ट होंगे, इन्वर्टेड होंगी तो क्या होंगे, ठीक है, क्यूटी इंटरवल अगर इंक्रीज है तो क्या होंगे, एस टी अगर डिप्रेस है तो क्या है, एस टी अगर इलिवेट है तो क्या है। ठीक है, जिस तरह हम एम आई डायग्नोस करते हैं किस चीज के ऊपर, एस टी एलिवेशन के ऊपर। अगर एस टी एलिवेटेड है तो हम कहते हैं एम आई है, अगर एस टी डिप्रेस है तो हम कहते हैं ये इस्केमिक चेंजेस है। ठीक है, तो एक दिन मैं तो चाहता हूं अगर आप लोगों के पास टाइम हो, क्योंकि आज का स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होते, टीचर के पास होते, सो देन वी विल डिस्कस, वी विल टेक अ क्लास ऑन द ईसीजी एज वेल, दिस इज अ मच मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कार्डिक साइकिल है क्या, देख कार्डिक साइकिल, वन बीट इज कॉल्ड कार्डिक साइकिल। जब कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन हो जाते हैं उसको कार्डिक साइकिल कहते हैं। एंड वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू वन हार्ट बीट। और एक मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं, 72 इज एवरेज, 100 टू 70 60 टू 100। अगर 60 से लेकर 100 तक हार्ट बीट है तो इसका मतलब है दिस इज नॉर्मल। अगर 60 से बिलो है तो हम उसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, अगर 100 से अबव है तो हम उसको टेकिकार्डिया कहते हैं। एंड 72 इज द एवरेज, इज नॉट मतलब 72 इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, सो कार्डिक द साइक्लिक, अगर हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करें या रिलैक्सेशन की बात करें ऑफ द हार्ट, सो दिस इज कॉल्ड वन साइकिल एंड वन बीट इज इक्वल टू वन कार्डिक साइकिल। सही है, a single cycle of cardiac activity can be divided into two basic stages। देख कार्डिक एक्टिविटीज में, कार्डिक साइकिल में कितने स्टेजेस होते हैं, टू, एक है कॉन्ट्रैक्शन और एक है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, सिस्टोल, और रिलैक्सेशन में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, डायस्टोल। आप लोग बीपी चेक करते हो, हम लिखते हैं ना 120/80 या हम लिखते हैं 150/40। ठीक है, जो ऊपर लिखते हैं ना, ये ऊपर वाली लिखते हैं, इसका मतलब है सिस्टोल, व्हेन द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो प्रेशर डालते हैं ऑन द ब्लड वेसल, हम उसको कहते हैं सिस्टोल। और ये जो बिलो वाले हैं इसको कहते हैं डायस्टोल, व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड। ठीक है, और जो प्रेशर पड़ते हैं उसको कहते हैं डायस्टोल। तो सिस्टोल प्लस डायस्टोल से बन जाते हैं ब्लड प्रेशर। क्लियर? तो इसमें यही है कि दो स्टेजेस है, एक डायस्टोल है। डायस्टोल रिप्रेजेंट व्हेन द वेंट्रिकुलर फेलिंग एंड रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकुलर रिलैक्स हो जाते हैं ना तो उस टाइम क्या होंगे, फेलिंग होगी ना। ठीक है, और सिस्टोल जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो मतलब पुश इजेक्ट करेंगे ब्लड को, बॉडी को। ठीक है, क्लियर? अब हार्ट साउंड, ठीक है, दो टाइप के साउंड ज्यादा हम उसको डिस्कस करते हैं। बाकी इसके अलावा S3, S4 और ये हमारे पास जो है स्नैप्स साउंड, मरमर साउंड बहुत ज्यादा है, लेकिन दो साउंड पे हमारे ज्यादा फोकस होते हैं, एक S1 एंड द सेकंड वन इज S2। S1 को हम क्या कहते हैं, लव, और S2 को डव। ये इस तरह की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते हैं ना, आपको ऐसे लगे कि लव लव टाइप साउंड होंगे, और S2 डब टाइप साउंड होंगे। अब S1 और S2 कब जनरेट होंगे, या व्हेन इट्स क्लोज। जब ट्राइकस्पिड वाल और बाइकस्पिड वाल जब क्लोज हो जाते हैं ना, क्लोज हो जाते हैं, तो उस टाइम उससे एक साउंड प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डोर है ना, आप इस डोर को क्लोज करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उस साउंड को हम क्या कहेंगे, लव। ठीक है, और एक है डब। डब जब आपके पास एओर्टिक और पल्मोनरी वाल क्लोज होते हैं, वहां पे जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, डव। ठीक है, समझ में आ रही है? अगर एट्रोवेंट्रिकुलर वाल क्लोज हो रहे हैं और उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं उस साउंड को हम कहते हैं लव। और वो साउंड जो पल्मोनरी एओर्टिक वाल क्लोज होने से प्रोड्यूस होते हैं उसको कहते हैं डब। दिस इज नॉर्मल साउंड, दिस इज अ नॉर्मल हार्ट साउंड। तो लव इज S1 इज अ लाउड साउंड produced by the closure of the atrioventricular valves, and dub is a dull sound, low sound and produced by the closure of the, मैंने कहा था कि एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व को एक और नाम भी कहते हैं सेमी लोनर वाल्व। सेमी लोनर वाल्व जब क्लोज हो जाते हैं तो इसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं डब या S2 साउंड। और ये दोनों नॉर्मल,
अच्छा, अब एक है प्री लोड और एक है आफ्टर लोड, इसके कंसेप्ट क्या है? यस सर, जब हमारे पास डायस्टोलिक होगा, मतलब जब फीलिंग होगा वेंट्रिकल का, तो इसे हम प्री लोड कहते हैं सर। और जब ये कंट्रैक्शन नहीं, मतलब ये लोड किस चीज के ऊपर डालेगा वो? ये लोड किस चीज के ऊपर डालेगा सर? प्रेशर कहाँ पे होगा? वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल पे। ठीक है, और आफ्टर लोड का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ, डोंट वरी। अब जब कंट्रैक्शन हो जाता है और वेन्स तक ये ब्लड निकलता है, एआर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल, आर्टरीज तक। यस सर। देख फॉर एग्जांपल आपके पास ये हार्ट है, ठीक है, एक साइड को हम ले लेते हैं, सिर्फ लेफ्ट साइड को हम ले लेते हैं, ठीक है। चलो फिर आपके आसानी के लिए, ये आपके पास क्या है, एट्रियम है, ये आपके पास वेंट्रिकल है, ठीक है। ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल में क्या होता है, फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल होते हैं ना, तो इस जो वेंट्रिकल है ना, ये स्ट्रेच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्ट्रेच, मतलब ये अपने साइज को इंक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। पहले ये साइज इतना था, अब ये साइज स्ट्रेच होकर इतना बढ़ गया है। यहाँ पे जो ब्लड है ना, यहाँ पे ब्लड होंगे ना, अभी ये एक प्रेशर डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। एट द एंड ऑफ डायस्टोल, एट द एंड ऑफ डायस्टोल जो वेंट्रिकल प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं प्रीलोड, ठीक है, क्योंकि उसने अभी तक लोडिंग स्टार्ट नहीं की है। बिफोर, जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुए, कॉन्ट्रैक्शन से पहले, जस्ट बिफोर कॉन्ट्रैक्शन एंड एट द एंड ऑफ डायस्टोल, डायस्टोल कंप्लीट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है, उस टाइम जो यहाँ पे जो प्रेशर है ब्लड का ऑन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल, इसको हम कहते हैं प्रीलोड। अब जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो इसमें जो ब्लड है वो यहाँ पे हमारे पास एओर्टिक वॉल होंगे, और अगर राइट साइड की हम बात करें तो पल्मोनरी वॉल होंगे। तो ये अपना प्रेशर कहाँ पे डालेगा? यहाँ पे, ये जो वॉल्स है आपकी एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्स, उस प्रेशर को कहते हैं आफ्टर लोड। आप समझ में आ गई कि एट द एंड ऑफ, तो ये एमसीक्यूज में यही आपसे पूछा जा सकता है कि एट द एंड ऑफ जो डायस्टोल है वहां पे जो प्रेशर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रीलोड कहते हैं या आफ्टर लोड कहते हैं। क्लियर? तो इसमें भी ये है कि when the ventricle fail during diastole, they must respond to the force under which failing occur. This force is a free load. देख, जब ये फेल हो रही है ना, तो एक प्रेशर इसके ऊपर आ रही है ना, जो वेंट्रिकल वॉल से इसके ऊपर एक प्रेशर आ रही है ना, वो प्रेशर है प्रीलोड। फॉर एग्जांपल आपके पास बलून है, आप उसमें जो है ना एयर बढ़ रहे हो, वो स्ट्रेच हो रहे हैं ना, उसके ऊपर कोई प्रेशर आएगा, इसकी वजह से स्ट्रेच होंगे ना, वो प्रेशर है प्रीलोड, ठीक है। अब आफ्टर लोड क्या है? ड्यूरिंग सिस्टोल, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, द वेंट्रिकल इजेक्ट द ब्लड थ्रू द पल्मोनरी एओर्टिक वॉल, उसके थ्रू इजेक्ट करेंगे ना, अब wall against the force of the pulmonary and aortic wall, this is the force of after load। मैंने कहा ना कि यहाँ पे एक फोर्स होंगे ना, ये इसके ऊपर फोर्स डालेंगे, ये इसके ऊपर भी फोर्स डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस गेट से आप लोग बाहर निकल रहे हो, बहुत ज्यादा रश है, ठीक है, जब आप निकलोगे ना तो पीछे से आपको लोग दिखा देंगे ना, दिस इज आफ्टर लोड। और जब रूम में लोग आते हैं ना, रूम में लेकिन बहुत ज्यादा रश है, बाहर भी लोग खड़े हैं, वो अंदर की तरफ जो फोर्स लगाते हैं ना और अंदर लेकर आते हैं, उसको कहते हैं प्रीलोड। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब है यहां तक तो हमने मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमने बात की, ठीक है। फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो कार्डियक का जो मेन फंक्शन है, दिस इज द पंपिंग, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंचा देना, न्यूट्रिएंट पहुंचा देना सील को, टिश्यू को, ब्रेन को, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। वो पंप करते हैं, ठीक है, जिस तरह आपके घर में पानी के लिए आप लोग मोटर को यूज करते हैं ना, सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है, ये भी पंपिंग करते हैं। और जो सील है, टिश्यू है, उसको ब्लड पहुंचाते हैं। ब्लड में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, ब्लड में क्या है? न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। जो आपको एनर्जी मिलते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से मिलते हैं? ब्लड से मिलते हैं। क्लियर? आप जब भी आप असेसमेंट के लिए जाते हैं ना, तो पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि आप असेसमेंट के लिए जाओगे तो विद इक्विपमेंट, आपके पास कुछ इक्विपमेंट होंगे, डायरेक्टली आप नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है,
तो आप स्कटेशन कर सकोगे? नहीं कर सकते। आपके पास पेन नहीं है, आप मेजरमेंट या डॉक्यूमेंटेशन कर सकोगे? नहीं कर सकते। आपके पास स्केल नहीं है, आप मेजर कर सकोगे? नहीं कर सकते। आपके पास लाइटिंग नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है आपके पास ग्लव्स नहीं है, आपके पास माउस नहीं है। तो मतलब जब भी आप जाते हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, सो यू आर सपोज टू हैव द इक्विपमेंट, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होते हैं आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हमने वाइपर फार्मूला भी कहा था। लाजमी नहीं है कि हम हर स्लाइड में या हर सिस्टम में दे दें। वाइपर को आपने बिल्कुल याद करना है कि जब भी आप पेशेंट के पास जाओगे, सो यू आर सपोज टू वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी प्रोसीजर, ठीक है। स्टैंड अप, शाबाश शाबाश, वर्टिकल, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप, वर्टिकल, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप। अपने हाथ को ऊपर करें, सब आप नहीं, आप करें, शाबाश शाबाश शाबाश, सीधा, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट लाइन में, डीप ब्रीथिंग, शाबाश, डीप सांस ले लें, जल्दी, डीप, और डीप, जल्दी, डीप सांस ले लें, जल्दी, शाबाश। हाथ ऊपर, शाबाश, हाथ ऊपर एंड सेट डाउन, हाथ ऊपर, स्टैंड अप, हाथ ऊपर, जिसने हाथ नीचे की ना, सेट डाउन, पास मैडम, शाबाश, स्टैंड अप, सेट डाउन, बस। सलमान उदय है इसका, ठीक है। तो आपके पास क्या वाइपर फार्मूला। इसके अलावा आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे। इसके अलावा परमिशन लेने हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने हैं, पोजीशन देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक्सपोज ओनली दैट एरिया व्हिच यू आर गोइंग टू असेस। आर का मतलब राइट साइड अप्रोच। इसी तरह जब भी आप हिस्ट्री लोगे तो सिंपल फार्मूला आपने यूज करना है कि मतलब आपने क्या करना है, साइंस सिम्टम, चीक प्रॉब्लम, एलर्जी, मेडिकेशन हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, और क्या है, सर्जिकल हिस्ट्री, लास्ट इवेंट, ठीक है, हाँ, लास्ट एंड टेकन इवेंट। तो ये सारी चीजें आपने देखने हैं। क्लियर? तो कौन सी इक्विपमेंट आपको चाहिए? आपके पास चाहिए स्टेथोस्कोप चाहिए आपको, ब्लड प्रेशर की जो कप है, सीट है, उसको क्या कहते हैं, प्लेनो, ठीक है। तो ये आपके पास होनी चाहिए। लाइट, पेन लाइट, स्केल, क्योंकि आप उसमें जीयूपी मेंशन करोगे। इसके अलावा आपके पास पेपर हो और पेन हो। क्लियर? अच्छा, जनरल कंसिडरेशन क्या है? देख, ये वही वाइपर फार्मूला है, ठीक है। तो आप उसको याद करो, तो इसकी जरूरत है नहीं कि द पेशेंट मस्ट बी प्रॉपर्ली undressed and gone for this examination. The examination room must be quiet. जिस तरह सिंपल में ई था, ई का मतलब क्या था, इन्वायरमेंट था। इन्वायरमेंट शुड बी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो, बहुत ज्यादा उसमें सर्दी भी नहीं हो, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं हो, बहुत लाइटिंग भी ऐसे हो कि मतलब आप उसको असेस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें है। क्या है, ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर द जनरल साइंस इन सिम्टम, जिस तरह एस साइंस सिम्टम की हमने बात की। वर्ष मखलास में बस मंडा, ठीक है। साइनोसिस के लिए हम देखते हैं, एडीमा के लिए देते हैं, क्लबिंग के लिए हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जनरल कंसिडरेशन है। अच्छा, असेसमेंट में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हिस्ट्री। तो एक दो टाइप के जो सिस्टम है, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर, ये दोनों एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि दीज आर इंटरलिंक्ड, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इफेक्ट उसके कार्डिक सिस्टम पे हो सकते हैं और कार्डिक के इफेक्ट उसके रेस्पिरेटरी पे हो सकते हैं। तो मोस्टली जब हम हिस्ट्री लेते हैं, पास नवाज, जब हम कर लेते हैं ना, मतलब हिस्ट्री, तो हम इसमें कौन कौन सी चीजें ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम स्मोकिंग की हिस्ट्री लेते हैं। किस चीज की? स्मोकिंग की। कि स्मोकिंग में स्मोकिंग, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, डाइट, मेडिकेशन, सर्जरी, कोई MI तो नहीं हुआ है, पेन, डेस्निया मीन डिफिकल्टी एंड ब्रीथिंग, फटीग, कफ, पैल्पिटेशन, फैमिली हिस्ट्री।
तो अगर आपको सिंपल फार्मूला याद है तो वही चीजें हम उसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन असेसिंग द कार्डिक सिस्टम रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। देख हम किस चीज के असेसमेंट कर रहे हैं, कार्डिंग। लेकिन अगर आप डेस्निया के बारे में पूछ रही है, SOB, ठीक है, तो आपने क्या क्या पूछना है, आंसर कि मतलब ये अचानक आपको आ जाता है या स्लोली, ठीक है, अचानक सडनली आया था या ग्रेजुअली। ड्यूरेशन का मतलब क्या है, कितने टाइम के लिए, ये मुसलसल आपको होते हैं या नहीं, कुछ टाइम के लिए, फिर इसमें गैप, फिर कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी, एपिसोड, हफ्ते में कितने बार, दिन में कितने बार, मंथ में कितने बार, ठीक है। क्वालिटी इसकी क्या है, मतलब जो नॉर्मल आपकी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करते या नहीं करते, ठीक है। एसोसिएटेड फिनोमिना के बारे में, एंजाइटी, कंफ्यूजन, लाइट, हेडनेस, कॉफ, फीवर, ये इसके साथ मतलब एसोसिएटेड, मतलब इसकी वजह से तो नहीं होती आपको ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर SOB है तो एंजाइटी की वजह से तो नहीं है, या अगर कोई पेन है तो इसकी वजह से तो नहीं है, ठीक है। मख्ती वहीं जो डाटा इंजा मेकअप होना क्या है, हाँ। एग्रीवेटिंग वो फैक्टर है जो उसको, इसकी जो कंडीशन है उसको और भी वर्स करते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ पोजीशन, रेस्ट, एनवायरनमेंट, चेंज, मेडिकेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपाइन पोजीशन में है यानी लाइन पोजीशन में है आप, तो आप उसको सेटिंग पोजीशन पे लेकर आओ। अगर सेटिंग में है तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में, या अगर वो वॉक कर रहे हैं तो, या ये चीजें उसको एग्रीगेट तो नहीं कर रहे हैं, पोजीशन की वजह से उसकी कंडीशन वर्स तो नहीं हो रही है, ठीक है। रेस्ट की वजह से, एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से, मेडिकेशन की वजह से उसकी कंडीशन और भी वर्स तो नहीं हो रहे हैं।